गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की दीवारों वाला एक पुराना लेकिन प्यारा घर था। वहीं रहती थी सिमरन, एक किसान परिवार की बेटी। उसके पिता विलास सिंह दिन रात खेतों में मेहनत करते और माँ सुमन देवी पूरे परिवार की देखभाल करती। सिमरन बचपन से ही तेज थी। खेतों में काम करने के बाद भी वो हर शाम अपनी किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाती। उसका सपना था अफसर बनना। माँ, मैं एक दिन कुछ बनकर दिखाऊंगी ताकि लोग समझे कि किसान की बेटी भी ऊंचा उड़ सकती है। सिमरन अक्सर माँ से यही कहती। सुमन मुस्कुराती, लेकिन मन ही मन चिंतित रहती, शहर में अकेली कैसे रहेगी मेरी बच्ची। 12वीं ने सिमरन ने टॉप किया। उसे पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा था। देखो, विलास की बेटी शहर में पढ़ने जा रही है। लेकिन सिमरन जानती थी, शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग होगी। शहर में उसे अपनी ताई सरिता के घर रहना था, जो स्वभाव से सख्त थीं। सरिता ताई का बेटा आदित्य नौकरी करता था और उसकी पत्नी नेहा एक आधुनिक, आत्मनिर्भर लेकिन थोड़ी घमंडी महिला थी। पहली ही सुबह सरिता ताई ने कहा, सिमरन, शहर की जिंदगी आसान नहीं होती। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। सिमरन ने सिर झुकाकर जीताई कहा। वो भीतर से थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मन में आत्मविश्वास था। घर में सब एक साथ रहते थे, लेकिन माहौल सीरियल जैसा था। ऊपर ऊपर प्यार और अंदर अंदर खींचतान। सरिता ताई घर की मुखिया थीं। उनका एक एक शब्द कानून था। नेहा हर बात में अपनी राय रखती, कभी प्यार से, कभी तीखे अंदाज में। आदित्य दोनों के बीच फंसा रहता। अब इस परिवार में एक नया सदस्य आ गया था, सिमरन। शुरुआत में सब ठीक था, पर धीरे धीरे घर का असली रंग देखने लगा। कॉलेज में सिमरन को एक नई दुनिया मिली। लाइब्रेरी, किताबें, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, सब कुछ नया था। वहाँ उसकी दोस्ती हुई रवि से, जो खुद भी एक किसान परिवार का बेटा था और अफसर बनने का सपना देख रहा था। दोनों साथ पढ़ते, नोट्स शेयर करते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। पर सिमरन हमेशा सीमाओं का ध्यान रखती। उसे पता था कि गांव की लड़की के लिए इज्जत सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक दिन सुबह सरिता ताई ने कहा, नेहा, अब से सिमरन खाना बनाना सीखेगी, तुम ऑफिस के काम पर ध्यान दो। नेहा ने तुरंत जवाब दिया, पर माँ, वो पढ़ाई करती है, उसे कैसे कह सकती हैं आप? सरिता ताई बोली, घर में रहने वाली लड़की को सब कुछ सीखना चाहिए, संस्कार पहले, करियर बाद में। नेहा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उस दिन के बाद से नेहा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो हर छोटी बात पर सिमरन से उलझ जाती, कभी रसोई में, कभी कपड़ों को लेकर। सिमरन, तुम्हें समझ नहीं आता गैस बंद करनी चाहिए। सिमरन, ये सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया तुमने। धीरे धीरे घर में एक अजीब सा माहौल बन गया। एक दिन घर में अचानक हंगामा मच गया। सरिता ताई जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरी सोने की चूड़ियां कहाँ गईं? कल ही तो कपाट में रखी थीं। पूरा घर खोजा गया, लेकिन चूड़ियां नहीं मिली। तभी नेहा बोली, माँ, कल मैंने देखा था सिमरन कपाट के पास थी, शायद वही। सिमरन के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। नहीं ताई, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो अपनी किताब रखने आई थी। लेकिन सरिता ताई का चेहरा सख्त हो गया। मेरे घर में चोरी, और वो भी तुम्हारे आने के बाद? सिमरन की आंखों से आंसू निकल आए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सच्चाई पर किसी ने शक किया। उस रात सब सो गए, पर सिमरन जागती रही। वो छत पर बैठी थी, आसमान में चांद को देख रही थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैंने ये इल्जाम नहीं हटाया तो मेरी मेहनत, मेरा सपना सब बेकार हो जाएगा। उसी वक्त उसने रवि को फोन किया। रवि, मुझ पर चोरी का आरोप लगा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, पर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, रवि ने कहा। डर मत सिमरन, सच छिप नहीं सकता। किसी ने जानबूझकर फंसाने की कोशिश की है। सिमरन ने खुद से वादा किया, मैं पता लगाऊंगी कि इसके पीछे कौन है। अगले दिन सुबह जब सरिता ताई ने कपाट खोला तो सोने की चूड़ियां वही रखी थीं, जैसे कभी गायब ही नहीं हुई थी। सब हैरान थे। सिमरन चुपचाप खड़ी रही। सरिता ताई बोली, शायद मैंने कल ठीक से देखा नहीं था। लेकिन सिमरन को नेहा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखी, वो मुस्कान जो सब कुछ छिपा रही थी। उस शाम सिमरन सोच में डूबी थी।
वो समझ नहीं पा रही थी कि चूड़ियां अचानक वापस कैसे आ गईं। क्या नेहा ने खुद रखी थी या कोई और घर में है जो उसे फंसाना चाहता है? रात में जब सब सो गए, सिमरन पानी लेने नीचे गई। तभी उसने रसोई के पास धीमी आवाज़ें सुनी। एक औरत और एक आदमी बात कर रहे थे। नेहा, अगर सरिता ताई को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। सिमरन पर शक गया तो हम दोनों बच गए। सिमरन की सांस रुक गई। वो दीवार के पीछे छिपकर सुन रही थी। अब आगे क्या? आदमी ने पूछा। अब बस उस लड़की पर नजर रखो, वो ज्यादा चालाक लगती है, कहीं सच्चाई तक न पहुंच जाए। सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि इस घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो बाहर से कोई नहीं देख पा रहा। वो धीरे से अपने कमरे में गई। आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। अब मैं सिर्फ अफसर बनने के लिए नहीं पढ़ूंगी, मैं इस घर का सच भी सामने लाऊंगी। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने खुद से कहा, अब खेल शुरू हुआ है। रात के बाद सुबह आई, पर सिमरन के मन में रात के वो शब्द गूंजते रहे। नेहा, अगर सरिता ताई को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। लेकिन वो जानती थी बिना सबूत के कुछ कहना उल्टा उसी के खिलाफ जा सकता है। सुबह का घर हमेशा की तरह हलचल से भरा था। सरिता ताई पूजा कर रही थीं, नेहा रसोई में चाय बना रही थीं और आदित्य अखबार लेकर बैठा था। सिमरन ने सबको सामान्य देखा, पर उसे अब हर हंसी, हर बात में शक दिखने लगा था। नेहा भाभी, मैं आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं सिमरन, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी काम मैं कर लूंगी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सिमरन ने नोट किया, रात की बातों के बाद भी नेहा में जरा भी डर नहीं था। कॉलेज पहुंचकर सिमरन ने रवि से सारी बात बताई। रवि चौंक गया। तो मतलब नेहा किसी से छिपकर बात करती है? और उस आदमी का नाम नहीं पता? नहीं, लेकिन आवाज़ सुनी थी। वो घर का कोई नहीं था, पर दोनों के बीच कुछ बड़ा राज है। रवि ने कहा, सिमरन सीधे सामना मत करना, सबूत इकट्ठा करो, सच अपने आप बोल पड़ेगा। सिमरन ने सिर हिलाया। अब उसका मिशन साफ था, अपना नाम साफ करना और नेहा का असली चेहरा उजागर करना। कुछ दिन बीत गए, घर का माहौल पहले जैसा था, लेकिन सिमरन हर रात चौकन्नी रहती। एक रात फिर वही हुआ। रसोई के पास धीमे कदमों की आहट। सिमरन ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा नेहा छत पर जा रही थी, हाथ में मोबाइल और एक थैला। सिमरन उसके पीछे पीछे गई। छत पर नेहा किसी से बात कर रही थी। हाँ, काम हो गया, लेकिन अब वो लड़की शक करने लगी है, तो उसे हटाओ रास्ते से, वरना सब बिगड़ जाएगा। शांत रहो, सब कंट्रोल में है। सरिता ताई को अभी कुछ पता नहीं। सिमरन का दिल धक से रह गया। वो वापस कमरे में आई, कांपते हाथों से अपने नोटबुक में सब लिख लिया, हर शब्द, हर तारीख, हर शक। अगले दिन एक नया मोड़ आया। सरिता ताई ने देखा कि घर के लॉकर में रखे कुछ पैसे गायब हैं। फिर से घर में हंगामा। ये कैसे हो सकता है? ताई चिल्लाई, कल ही तो बैंक से निकाले थे। इस बार भी नेहा ने वही खेल खेला। माँ, कल सिमरन वहीं थी ना लॉकर के पास? सिमरन सन्न रह गई। ताई, आप चाहे तो मेरा बैग देख लीजिए। सरिता ताई ने बैग देखा, अंदर से नोटों का एक बंडल निकला। पूरा घर चौंक गया। सिमरन की आंखों में आंसू भर आए। मैंने कुछ नहीं किया ताई, ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए? मुझे नहीं पता, नेहा ने धीरे से कहा। माँ, हो सकता है इसे याद ना हो, शायद गलती से रख लिए हों। सरिता ताई ने कुछ नहीं कहा, बस बोली, अब से ताले की चाबी मेरे पास रहेगी। सिमरन टूट चुकी थी। वो कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना गिर कैसे सकता है। उसने रवि को सब बताया। रवि ने कहा, ये सब किसी चाल का हिस्सा है, और अगर पैसे तुम्हारे बैग में मिले हैं तो किसी ने जानबूझकर रखे होंगे। लेकिन कौन और क्यों? शायद तुम्हें घर से निकालने के लिए, ताकि उनका गलत काम कोई पकड़ न ले। रवि ने सुझाव दिया, सिमरन, घर में कहीं ना कहीं छिपे कैमरे या सबूत होंगे, उन्हें ढूंढो, मैं भी मदद करूंगा। उस रात सिमरन ने घर में ध्यान से सब कुछ देखना शुरू किया। कपाट, स्टोर रूम, रसोई, हर कोना। स्टोर रूम में उसे एक छोटा बैग मिला, जिसमें कुछ पुराने बिल और एक अनोखा कार्ड था। उस पर लिखा था, मेहता जूलर्स प्राइवेट लिमिटेड। सिमरन चौंकी। ये वही जूलर्स थे जहां से सरिता ताई की चोरी की चूड़ियां खरीदी गई थी। उसने और देखा, बैग में कुछ कैश भी था और एक रसीद जिस पर नेहा का साइन था। अब सब साफ था।
नेहा ने ही चूड़ियां बेची थी और सारा शक सिमरन पर डाला था। अगले दिन नेहा ने फिर वही मुस्कान दिखाई। क्या हुआ सिमरन, चेहरा इतना उतरा क्यों है? सिमरन ने बस इतना कहा, कुछ नहीं भाभी, बस अब चीजें धीरे धीरे साफ होने लगी हैं। नेहा का चेहरा हल्का उतर गया। वो समझ गई थी कि सिमरन अब कुछ समझ चुकी है। उस रात नेहा और उस रहस्यमयी आदमी की फिर से बात हुई। सिमरन ने मोबाइल से उनकी रिकॉर्डिंग कर ली। वो लड़की अब बहुत आगे बढ़ गई है, अगर उसने कुछ बोल दिया तो सरिता ताई हमें घर से निकाल देंगी। शांत रहो नेहा, जब तक पैसे हमारे पास हैं कोई कुछ नहीं कर सकता। सिमरन के हाथ में अब 2 सबूत थे, ज्वेलरी की रसीद, उनकी रिकॉर्डिंग। पर वो जानती थी अभी वक्त सही नहीं है, उसे ये सब सही मौके पर दिखाना होगा। कुछ दिन बाद गांव से खबर आई, सिमरन के पिता विलास सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। वो तुरंत गांव गई। पिता बिस्तर पर थे। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, सिमरन, कभी झूठ के आगे हार मत मानना, जो सच होता है वही टिकता है। उनकी बातें सिमरन के लिए प्रेरणा बन गई। वो वापस शहर लौटी और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत थी। एक सुबह सरिता ताई ने घर में सबको बुलाया। नेहा, अब घर के खर्च का हिसाब दिखाओ, कुछ गड़बड़ लग रही है। नेहा गलत गिनती दिखाने लगी। सिमरन ने मौका देखा और आगे बढ़ी। ताई, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। सबने हैरानी से उसकी ओर देखा। सिमरन ने मोबाइल निकाला और प्ले किया वो रिकॉर्डिंग जिसमें नेहा अपने साथी से बात कर रही थी। घर में सन्नाटा छा गया। सरिता ताई का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नेहा, ये क्या सुन रही हूं मैं? नेहा कांपते हुए बोली, माँ, मैं तो बस। सिमरन ने फिर वो रसीद निकाली। ये देखिए ताई, ये वही दुकान की रसीद है जहां से आपकी चूड़ियां बेची गई थी, और साइन किसके हैं ये आप खुद देख लीजिए। नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। आदित्य अवाक खड़ा था। सरिता ताई ने गुस्से में कहा, नेहा, तुमने अपने ही घर का विश्वास तोड़ा। मैं मजबूर थी माँ, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मेरा भाई कर्ज में डूबा था। मैंने सोचा थोड़ा संभल जाऊंगी तो लौटा दूंगी। सिमरन चुप रही। उसके दिल में गुस्सा नहीं बल्कि दुख था, क्योंकि नेहा वही थी जो उसे हर रोज़ झूठे इल्ज़ाम में गिराती थी। सरिता ताई की आंखों से आंसू निकल पड़े। सिमरन, मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो बेटा। नहीं ताई, आप मेरी माँ जैसी हैं, गलती आपकी नहीं थी, हालात की थी। नेहा को उसी दिन मायके भेज दिया गया। घर में फिर से शांति आ गई। सिमरन अब खुलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। रवि ने मजाक में कहा, अब तो तुम अफसर बनोगी ही नहीं, जासूस भी बन सकती हो। दोनों हंस पड़े। सिमरन ने आसमान की ओर देखा। पापा, मैंने वादा निभाया, झूठ को जीतने नहीं दिया। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने समझ लिया था कि असली अफसर वो नहीं होता जो कुर्सी पाता है, बल्कि वो होता है जो सच को पहचानता है। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत नहीं थी। ठाकुर हवेली के सामने पुलिस की जीप खड़ी थी और पूरे गांव में एक अजीब सी हलचल थी। सिमरन के घर के बाहर लोग जमा थे। सबके चेहरे पर सवाल थे, क्या सच में सिमरन ने ऐसा किया? माँ भीतर बैठी थी, आंखों में आंसू और हाथ कांप रहे थे। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वो बार बार बुदबुदा रही थी। दादी बुदबुदाई, भगवान किस पाप की सजा दे रहे हो हमें? सास मालती देवी चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक गहरी सोच थी। उन्होंने सबको कमरे से बाहर जाने को कहा। पुलिस इंस्पेक्टर ने सिमरन से सख्ती से पूछा, देखो, सबूत तुम्हारे कमरे से मिले हैं, प्रॉपर्टी के नक्शे, साइन किए हुए पेपर और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, जिसमें किसी आदमी की आवाज़ है जो तुम्हें मैडम सिमरन कहकर आदेश ले रहा है। अब सच बताओ, ये सब क्या है? सिमरन ने सिर झुका लिया। आंसू गालों पर गिरने लगे। सर, ये सब मैं नहीं, मैं तो बस। उसके शब्द गले में अटक गए। तो कौन था? इंस्पेक्टर गरजा। सिमरन ने कांपते हाथों से फाइल उठाई और बोली, ये सब मेरे भाई रवि का प्लान था। वो गांव की जमीन बेचकर शहर में बिल्डिंग बनाना चाहता था। मैंने उसे रोका, लेकिन उसने मेरे नाम से सारे कागजात तैयार करवाए ताकि शक मुझ पर आए। कमरे में सन्नाटा छा गया। जब रवि को पुलिस लेकर आए तो माँ का दिल बैठ गया। रवि बेटा, ये क्या सुन रही हूँ? रवि ने झल्लाते हुए कहा, हाँ माँ, मैंने किया, पर क्या करूं? ये खेती, ये जमीन सब खत्म हो रही है। सिमरन तो अफसर बनकर शहर चली जाएगी, लेकिन मैं तो इसी गांव में सड़ जाऊंगा। सिमरन ने रोते हुए कहा, भैया, मैंने तुम्हारे लिए ही तो ये सब छोड़ा था। शहर से लौटकर तुम्हारे साथ रहना चाहा, ताकि हमारा घर फिर से एक हो जाए, लेकिन तुमने मेरे ही खिलाफ सबूत बना दिए। रवि ने नजरें फेर ली। तुम्ही क्या पता हर दिन मजदूरों के बीच जीने का दर्द क्या होता है। सबके सामने सास मालती देवी ने पहली बार आवाज उठाई। बस, बहुत हुआ। उनकी आवाज में इतना दम था कि सब थम गए।
उन्होंने धीरे धीरे कहा, सच सिर्फ यही नहीं है जो तुम सब देख रहे हो। सच्चाई की एक और परत है जो मैंने सालों से छुपाई थी। सबकी निगाहें उनकी ओर उठी। जिस जमीन की बात हो रही है, असल में वो मेरी नहीं थी, वो तुम्हारे पिता की थी सिमरन। तुम्हारे अफसर बनने के बाद मैंने अपने बेटे के नाम कराने की कोशिश की ताकि ये घर टूटे नहीं, लेकिन उस दौरान रवि ने मेरे भरोसे का फायदा उठाया। सिमरन सन्न रह गई। मतलब भैया ने आपसे झूठ बोला? हाँ, मालती देवी बोली। उसने कहा था कि वो तुम्हारे नाम से पेपर तैयार कर रहा है ताकि खेत बच जाएं, लेकिन उसने सब बेचने की योजना बना ली। रवि चुप था, आंखें झुकी हुई थीं। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, अब फैसला अदालत करेगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो बयान बदल सकती हो। सिमरन ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं सर, सजा तो होनी ही चाहिए क्योंकि अपराध तो हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे भाई को जेल न भेजा जाए, उसे सिर्फ एक सबक मिले। इंस्पेक्टर बोला, कानून सबको बराबर देखता है, पर तुम्हारा बयान मायने रखेगा। सिमरन ने कहा, मैं अपना बयान दूंगी, सच के साथ। अदालत ने रवि को 2 साल की सजा दी, लेकिन सिमरन की दलील पर सजा को सामाजिक सेवा में बदल दिया गया। उसे गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। रवि ने पहली बार सिमरन की आंखों में देखा और कहा, दीदी, मैं गलत था, तुम सच में इस घर की रोशनी हो। सिमरन मुस्कुराई, हम सब गलतियां करते हैं भैया, लेकिन परिवार वही है जो हमें फिर से जोड़ दे। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से हलचल थी, इस बार खुशी की। सिमरन ने अफसर की परीक्षा पास कर ली थी। वो अब अपने गांव की ब्लॉक ऑफिसर बन चुकी थी। मालती देवी ने गर्व से सबको बताया, अब मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी इस गांव को संभालेगी। दादी ने आशीर्वाद दिया, अब इस घर का नाम हमेशा ऊंचा रहेगा। माँ ने सिमरन को गले लगाया, तेरे पापा का सपना तूने पूरा किया बेटी। शाम को सिमरन अपने खेतों के बीच खड़ी थी। हल्की हवा चल रही थी। वह सोच रही थी, जिंदगी का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि कभी कभी अपनों से ही सच छुपाना पड़ता है ताकि घर टूटे नहीं। तभी पीछे से सास की आवाज आई, सिमरन, अब जब तू अफसर बन गई है तो ये खेत भी तेरे जिम्मे है। सिमरन मुस्कुराई, हाँ माँ, अब मैं सिर्फ खेत ही नहीं, इस घर की इज्जत भी संभालूंगी। आसमान में सूरज डूब रहा था, पर उसकी किरणें अब भी खेतों पर चमक रही थीं, जैसे किसी नई सुबह का वादा कर रही हों। सिमरन की कहानी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने गांव, अपने परिवार और अपने सपनों को एक साथ जोड़ दिया था। वो अब सिर्फ किसान की बेटी नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसने सच, परिवार और अपने सपने तीनों के बीच संतुलन बनाया।